बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेटली पहले हमने एलएलबी के अंदर पढ़ा होगा या उसके अलावा किसी और इम्तिहान के अंदर। लॉ अगर सेम भी है तो हर सब्जेक्ट में पढ़ने के हवाले से उसका जो तरीक़ाकार होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप सिविल जज के हवाले से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका अलग तरीक़ाकार, और मोर ओवर आप किस प्रोविंस में रहते हुए किस पर्पज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी का तरीक़ाकार, पढ़ने का जो उसका स्टाइल है वो बदल जाता है, उसको याद रखने का स्टाइल बदल जाता है। अगर आप पंजाब के अंदर हैं और आपने पंजाब के अंदर सिविल जज के इम्तिहान देना है तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बेयर एक्ट को याद करने का है। जिस हद तक बेयर एक्ट के वर्ड्स आपके पेपर पे डिस्प्ले होंगे उतनी ही आपकी पासिंग परसेंटेज और उसका जो चांस है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप केपी के से हैं तो फिर आपका जो तरीक़ाकार होगा वो बेयर एक्ट की वर्डिंग से हटकर नोट्स की तैयारी। सिंध और पंजाब की अगर हम बात करें या बलूचिस्तान की बात करें तो बेयर एक्ट सबसे बेहतरीन नोट्स है। केपीके की बात करें क्योंकि वहाँ पे बेयर एक्ट्स अगर अलाउड हैं तो इस वजह से वहाँ पर नोट्स से आप तैयारी करेंगे। सो अभी एक आसान तरीक़ाकार जो ओवरऑल लास्ट आलमोस्ट पंजाब के हवाले से भी अगर हम देखें तो 4 से 5 इम्तहानात वो हमने यहाँ पे अपनी एकेडमी के ज़रिए से कंडक्ट करवाए हैं। एक बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद एक बेसिक बात जो आज मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो, वो है केस लॉज को लेकर। केस लॉज के बग़ैर कभी भी क्वेश्चन जनरली कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन अभी तक मेरी है और जो आप ख़ुद भी इस चीज़ को नोट करेंगे वो ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप पेपर में बाकायदा तौर पर केस लॉ लिख कर आएँ। पूरे पेपर में जनरली 1 या 2 केस लॉ शायद ही कुछ लोग लिख कर आते हैं। रेलेवेंट प्रोविज़न 5% लोग लिख कर आते हैं। तो हमारा एक फोकस तो रेलेवेंट प्रोविज़न पे होगा, उसको याद करना आसान है। केस लॉ अगर हम ज़्यादा याद करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, हम ओवरबर्डन हो जाएंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हमने कुल मिलाकर मैक्सिमम 5 केस लॉज निकालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जिनमें से अगर 5 भी आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम वो 2 केस लॉ जो रोज़ाना बग़ैर किसी रीज़न, बग़ैर कोई वजह, वो जिस दिन आपने ना लिखा उस दिन आपको जुर्माना होगा। और बाकी सब लोग किसी भी वक्त अगर मैं पूछूं तो ये 2 केस लॉ आपको हर हाल में याद होने चाहिए। और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आए, अगर कितने क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, 2 करने होते हैं, तो आपने एक जो ये केस लॉ है, मैं भी समझाता हूँ ये क्या है, वो एक क्वेश्चन के लिए और दूसरा दूसरे क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल में इससे इजीएस्ट नहीं हो सकता कि आप 2 केस लॉ, क्योंकि बड़े जनरल इन नेचर है और इतने भी जनरल नहीं है कि ये आप लिखे तो कोई बंदा कि यार इसने क्या लिखा है। ये एक बड़ी अथेंटिक प्रॉपर हर कॉन्ट्रैक्ट के हर कंसेप्ट में यूज़ होने वाली चीज़ है। किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको हर सवाल में समझाता चला जाऊंगा, क्योंकि सिंपलेस्ट बात ये है कि जो भी सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आएगा वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ही मुतल्लिक होगा ना। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक होगा तो डेफिनेटली हमने उसको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन के अंदर, असेंशियल के अंदर, कहीं ना कहीं हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको बताना तो है ही है। तो एक केस लॉ प्रीव्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट का है, एक केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये 2 केस लॉ, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या पार्टी के बगैर हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो हमने उसमें ज़रूर लिखना है प्रीव्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट का एक उसमें हेडिंग डालेंगे अपने हर क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें ये 2 केस लॉ मैं भी आपको समझा दूंगा। मैं वैसे जिन लोगों के लिए ऑनलाइन लोग हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक केस लॉ तो जनाब आप सबसे पहले लिखें 2007 YLR 635, 2007 YLR 635। क्योंकि अब केस लॉ सिर्फ 2 है, लिहाजा इसके जो अल्फाज हैं वो प्रॉपर तरीके से, सिर्फ कीवर्ड नहीं, इन 2 केस लॉज के जो अल्फाज हैं वो बाकायदा तरीके से आपने याद करने हैं। ये किसी भी वक्त, कल तो डेफिनेटली मैंने आपसे लिखवाना ही लिखवाना है, आगे किसी भी वक्त आपसे लिखवाऊंगा। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू constitute
valid and binding contract. In order to constitute valid and binding contract between the party, one of the essential condition between the parties, one of the essential conditions is that conscious ad idem conscious ad item। अब ये जो लैटिन वर्ड्स हैं ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है किसी भी पेपर के हवाले से, पर्टिकुलरली जब आप लॉ का पेपर लिखते हैं। इज दैट कॉन्शियस एड आइटम मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज विद रिगार्ड must exist between the parties with regard किसके हवाले से जनाब, with regard to the terms of contract terms of contract in case of ambiguity same can be adversely reflect in case of ambiguity same can adversely reflect upon adversely reflect upon the resistance of contract। अब आपने इसको यूटिलाइज कैसे करना, सवाल आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, सवाल आ गया इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी सवाल आया कॉन्ट्रैक्ट का, आप उसी का लिखेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर खाली कॉन्ट्रैक्ट का जनरल क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोपोजिशन है तो वहाँ पर भी आपकी हेडिंग बन जाएगी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पॉइंट पूछा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट valid binding contract between the parties one of the essential condition is that conscious ad item। वो यानी conscious ad item का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज की ये जहन में चीज़ होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड कर रहे हैं और एक दूसरे को लीगली बाइंड करने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पर इन्फोर्सेबल होगा, कोई उससे वापस हट नहीं सकता, कंसेंट उनकी होनी चाहिए। और दूसरा केस ला लिखे 2004 CLC 478, 2004 CLC 478, ये बेसिकली है तो प्रीव्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये हेडिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप दे सकते हैं। मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान ही होगा ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा किसके दरमियान होगा, पार्टीज के दरमियान होगा, तो डेफिनेटली उसमें आपने इसका हवाला देना है प्रीव्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। नो वन बट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नो वन but the parties to a contract can be bound, but the parties to a contract can be bound by it are entitled under it entitled under it
and this principle is known as privity of contract. अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम उसके बारे में पेपर में लिखते हैं तो हम उसकी पार्टी के लिखते हैं ना कि बेलर है बेली है, या जनाब प्लेजर है प्लेजी है, या उसमें श्योरिटी है, एजेंट है, प्रिंसिपल है, डेटर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम पार्टीज का जिक्र करते हैं तो उसके साथ ही हम ये केस ला लिखेंगे कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कोई अदर पर्सन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो उसके हवाले से ना तो कोई राइट क्लेम कर सकता है और ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट और लाइबिलिटी सिर्फ किसकी होती हैं? वो लोग जो सिग्नेटरी थे, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे। अब मैं आपको एक चीज़ इसकी फर्दर बताऊं कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर है ये आम तौर पर ऐसे लोग चेक करते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सटर्नल प्रोग्राम के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट, या पर्टिकुलरली ऐसे इदारों से, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो ए ओ लेवल वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकायदा क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वो एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से इंग्लिश बुक्स पढ़ें, इंग्लिश ऑथर्स की, तो वहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा जो लिखने का तरीका कार है वो चेंज है। और अगर एक सिंपल सी चीज़ आप नोट करें कि पिछले कुछ हिस्से में जो प्रोपोजिशंस आई हैं वो ऐसी प्रोपोजिशंस थी कि जो एक्सटर्नल प्रोग्राम के बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी उसको अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जो पढ़ने का तरीका था वो वही था। लेकिन हमारे जो लोग हैं, क्योंकि वो नोट्स का रट्टा लगा कर गए होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑथर्स की 2 से 3 किताबें कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़नी पड़ेंगी। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ हो, एक इजाफी, मैंने उसके कुछ जो डिफरेंट रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे ना वो ऐड कर दिया नोट्स के अंदर। लेकिन अगर कोई मज़ीद अच्छे तरीके से इसको लेकर चलना चाहता है तो लाइब्रेरी के अंदर 4 से 5 इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स मौजूद हैं। आप हर रोज़ क्लास से पहले उस दिन का जो टॉपिक है अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपलेस्ट इंग्लिश में लिखे हुए कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाएगी और आपको चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। बट सिंपल ये 2 केस ला याद कर लें। टोटल 3 केस ला मैंने आपको और बताने हैं, मेन 5 केस ला पे वैसे रेलिवेंट मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अगर कोई एक्सेप्शनल मेमोराइजेशन पावर किसी के पास है तो वो बेशक हर सवाल के लिए रेलिवेंट टू द टॉपिक केस ला तैयार कर ले। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ये जहन में रख लें कि ये 2 केस ला आपने हर हाल में क्या करके आने हैं, लिख कर आने। ये कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी क्वेश्चन में एडजस्ट हो सकते हैं। अब हम अपना लेक्चर बेसिकली जो है वो स्टार्ट करते हैं। और वो हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर जनाब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी, मैंने आपको बताया कि सेकंड जो जजमेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी, पार्टी से जो मेन लफ्ज़ है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सिर्फ जो पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ कोई आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, या अगर कोई रिलीफ क्लेम करना चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो उसका पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। जनाब स्टार्ट करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 मेरे ख्याल में हर शख्स जानता है कि सेक्शन 1 कोई भी लॉ का होगा उसमें कितनी बातें होती हैं? टोटल 3। टाइटल, इसका टाइटल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उसके बाद इसका एक्सटेंड क्या है? होल ऑफ द पाकिस्तान। और कमेंसमेंट है 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 इस वक्त पूरे पाकिस्तान पे ये एप्लीकेबल है। 1 सितंबर 1872 को ये एप्लीकेबल हुआ था और उसके बाद पूरे पाकिस्तान पर ये एप्लीकेबल है। डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लास की बात करें तो पूरे का पूरा ऑलमोस्ट क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है इनफैक्ट वो इसका सेक्शन 2 है। कैसे? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मैं आपको पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली पढ़ाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन क्लास की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स, इस तरह के जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आपके क्लियर होते हैं? सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 को 1 मिनट छोड़ देते हैं। हम सेक्शन 2 के हवाले से जो इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं उसको एक फ़्लो में लेकर आते हैं, और फ्लो में लाने के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कौन कौन सी बात बताएगी और कौन कौन सी बात नहीं बताएगी। जनाब स्टार्ट होता है हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल से।
जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के दरमियान होता है, उसका जो पहला स्टेप कह लें या उसकी पहली स्टेज कह लें, वो क्या होगी, किससे स्टार्ट होगी, प्रपोजल से। प्रपोजल में क्या है कि जब कोई शख्स अपनी जो असेंट है, कंसेंट है, वो देता है, अपने डिज़ायर शो करता है किसी काम के करने के हवाले से, किसी एक्ट को परफॉर्म करने के हवाले से, कोई लीगल लाइबिलिटी उसको अपने ऊपर बाइंड करने के हवाले से जब कोई शख्स अपनी इस चीज़ को, इंटेंशन को बताता है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रपोजल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि क्या कोई आप में से जॉब करना चाहता है, एक मेरे पास एडमिन ऑफिसर की पोस्ट वेकेंट है, अगर कोई शख्स जिसकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजल हो गया। तो आपका कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रपोजल से, और फिर इस प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाता है। क्या किया जाता है इसको, अब ये प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या अदर डिफरेंट मोड्स के ज़रिए इसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि जनाब ये एक रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म किया जाना है कि आप लोगों में से कोई शख्स अपनी असेंट देगा या नहीं देगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल से स्टार्ट होता है। प्रपोजल जब कम्युनिकेट होता है तो अगर कोई शख्स उसको एक्सेप्ट करना चाहे तो वो अपनी क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा। यहाँ पर कहा गया कि कोई शख्स ये काम करेगा या इस काम से रुकेगा। अब मैंने कहा कि क्या कोई शख्स ये फ़लाँ जॉब वो करना चाहता है, दरमियान में हमज़ा ने कहा जी बिल्कुल मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। तो हमज़ा ने क्या कर लिया, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके मुझे क्या करेगा, अगेन ये कम्युनिकेट करेगा। अब हुआ क्या जनाब, कॉन्ट्रैक्ट का मामला स्टार्ट कहाँ से हुए, एक प्रपोजल जनरेट हुआ, कम्युनिकेट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस क्या हो गई, कम्युनिकेट। क्या इस एक्सेप्टेंस के दौरान, अब ये हुआ क्या है बेसिकली, ये इंटरव्यू देने के लिए आ गया, ये मेरे पास आ गया, इसने अपनी सीवी भेज दी और एक्सेप्टेंस इसने दी कि जनाब हाँ मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या इसकी जॉब होगी, अगला कोई स्टेप होगा आगे, अगले स्टेप्स होंगे ना, इसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ये पेमेंट स्ट्रक्चर देखेगा, ये सारी बातें होंगी, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। तो फिर ये क्या हुआ, ये जनाब जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड द प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। कम्युनिकेट को अगर हम थोड़ा सा साइड पे ले जाएं, इस भी कम्युनिकेट को थोड़ा सा साइड पर ले जाएं, तो कम्युनिकेट तो इसमें होना ही होना है, हम कम्युनिकेट का लफ्ज़ यहाँ पर ले जाते हैं। अगर कम्युनिकेट का लफ्ज़ यहाँ पर ले जाएं तो हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की कितनी स्टेजेस पढ़ ली। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रपोजल। जब ये एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। क्या प्रोमिसेस इन्फोर्सेबल एट लॉ हैं, जवाब है कि नो, प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर कोई शख्स क्या करेगा, मेरे इस सवाल का जवाब देगा तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था किसी ने जवाब देना ही कोई नहीं। अगर कोई गलती से जवाब दे भी दे तो बात मजाक में आई गई हो जाती है। तो क्या वो बंदा ऐसी किसी भी बात पर मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, सोशल प्रॉमिस है आर नॉट इन्फोर्सेबल। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस वैसे ही इन्फोर्सेबल नहीं होते, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक ना पहुंच जाए तब तक ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लें, वैसे भी थोड़ा यहाँ पर समझाना शायद थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन तवज्जो से सुनेंगे तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। शॉपिंग करने जाते हैं जनाब, जाते हैं कि नहीं जाते, मॉल्स के अंदर डिफरेंट प्राइस टैग्स लगे होते हैं कि नहीं लगे होते। ये एक शर्ट है, आप मॉल में गए, वहाँ पर एक शर्ट डिस्प्ले है, उसके ऊपर उसका प्राइस टैग लिखा हुआ है कि जनाब ये शर्ट 1500 रुपीज़ में अवेलेबल है, ऐसा होता है। अब अगर हम कहें कि जी ये उन्होंने क्या कर दी है, ऑफ़र कर दिया जी, प्रपोजल दे दिया, आप शॉप में गए, आपने कहा जी ये लें जनाब 1500 रुपीज़ और मुझे ये शर्ट आप दे दें। उन्होंने आपको कहा कि सॉरी,
द शर्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, आप आगे से क्या कहते हैं कि नो, आपने ऑफर की है, मैंने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट। एक अगला स्टेप जो भी आपको मैंने पढ़ाना है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, पहले वो देख लें, फिर उसकी तरफ हम वापस चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रॉमिस को इन्फोर्सेबल बनाएगी, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, एनीथिंग दैट हैज इंपॉर्टेंस इन आई ऑफ लॉ। ये रकम भी हो सकती है, कुछ सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो जब प्रॉमिस में क्या ऐड होगी, कंसिडरेशन, इस सूरत में ये प्रॉमिस बन जाएगा एग्रीमेंट। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्या बना, एग्रीमेंट। तो फिर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ होते हैं, और कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल एट लॉ। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब बात है कि कौन सा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ है और कौन सा एग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं है। ये हमें कौन बताता है, ये सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 सिंपल सी बात करता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कहता है हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो फ्री कंसेंट के साथ हो, फ्री कंसेंट हो, उसके बाद उसमें जो कंसिडरेशन तो है, और लेकिन वो कौन सी कंसिडरेशन हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो। फर्दर लॉफुल कंसिडरेशन के साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, और कंपिटेंसी ऑफ पार्टी भी उसमें ऐड होगी। एक कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट इन्फोर्सेबल कौन से होंगे, जो आपके होंगे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। अब यहां पर बात को खत्म करें, पहले इस बात को यहां तक समझ लें, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फर्स्ट फॉर्मेशन स्टेज कौन सी है, प्रपोजल। प्रपोजल जब कम्युनिकेट हो और क्या हो जाए, एक्सेप्ट, तो क्या बन जाता है, ये प्रॉमिस। जब ये प्रॉमिस बनता है तो जो प्रपोजल देने वाला शख्स उसको क्या कहेंगे, प्रॉमिसर, और जिसके साथ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉमिसी। और प्रॉमिस में जब क्या ऐड होती है, कंसिडरेशन, तो ये क्या बनता है, एग्रीमेंट। अगर उस एग्रीमेंट नो उसको लॉ ने एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर कर दिया, कैसा, सेक्शन 24 से ऑनवर्ड जब आप देखेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट्स हो गए, कोई भी एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो गया, एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया। तो कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, या आपके वेजरिंग एग्रीमेंट्स, या जिनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ऐसे एग्रीमेंट्स को लॉ ने एक्सप्रेसली क्या कर दिया, डिक्लेयर कि ये तो आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो जिस एग्रीमेंट से लॉ ने रोका वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ है। और इन्फोर्सेबल एट लॉ कौन सा एग्रीमेंट होगा, जो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ हो, विद लॉफुल कंसिडरेशन बाय द कॉम्पिटेंट पार्टी विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल, अगर मैं यहां पे इसको रोकूं और ये स्टेटमेंट दूं दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, तो गलत है, ये सही है, सही। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं और कुछ एग्रीमेंट्स जो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ हैं, वो वाइड एग्रीमेंट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। अब ये वाली स्टेटमेंट भी क्लियर होगी हमारी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब। अब किताब खोलें, अब पहले किताब खोलें, अब इसको किताब के साथ मिलाते जाते हैं, कोई नई चीज़ आएगी तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक छोटी सी बात हम यहाँ पर, क्योंकि जगह उधर थोड़ी है,
इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जितनी चीजें हमने ये पढ़ी है ना सारी, ये यहां तक, ये पूरा जो फेज गया, ये दर हकीकत गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। किस कॉन्ट्रैक्ट का हुआ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या तो वाइड होता है। वाइड कौन सा होता है? जिससे आपको मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वाइड। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाइड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वाइड एबल। अब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? इनकी दो स्टेजेस होती हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड until declared void at the option of aggrieved party, at the option of aggrieved party। अगर मैं प्रपोजल दूं कि आई वांट टू सेल दिस फोन, तो कोई आप लोगों में से खरीदना चाहता है? मजर खरीदना चाहता है। ऑफर इज एक्सेप्टेड। कोई पैसों की बात तो अभी तक नहीं हुई। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। 3,000 रुपये में लेना है। ये क्या हो गई? कंसिडरेशन। अब अगली बात इसकी इन्फोर्सिबिलिटी की करें। इन्फोर्सिबिलिटी में क्या कोई दोनों तरफ से किसी किस्म का कोई जोर, जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई है ऐसा? फ्रॉड, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन, कंपिटेंट पार्टी। कंपिटेंट कौन होता है? जो साउंड माइंड हो, लीगल कैपेसिटी रखता हो, और ऑब्जेक्ट भी क्या है? लॉफुल। ये मुझसे पूछता कि सर ये फोन बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन इसकी टूटी हुई है। सर कैमरा इसका काम करता है? बिल्कुल ठीक काम करता। ओके होगी ये बात? इस स्टेटमेंट पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये फोन मैंने इसको बेच दिया। जब इसने फोन चेक किया तो इसका कैमरा खराब था। गलत हुआ कुछ कि नहीं हुआ? अगर तो मैं एज इट इज बेस पर बेचता कि जो है भाई जैसा है, लेना है तो बात करो, नहीं तो जाओ, तो फिर तो मामला और था। लेकिन इसके अंदर क्या बात हो रही है? कैमरा ठीक है या नहीं, और मैंने क्या कहा है कि कैमरा इसका क्या है? ठीक। अब दो बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बातें? कि कैमरा खराब है और मुझे नहीं पता, और कैमरा खराब है और मुझे पता है। ऐसे ही हो सकता है ना? अगर कैमरा खराब है और मुझे पता है तो ये फ्रॉड, और अगर कैमरा खराब है और मुझे भी पता नहीं तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिस्टेक। लेकिन दोनों सूरतों में इसने अपनी कंसेंट क्यों दी है? कि इसका कैमरा क्या है? ठीक। और जब कैमरा खराब हुआ तो अब इसमें या तो फ्रॉड आ गया या क्या चीज आ गई? मिसरिप्रेजेंटेशन आ गई। ये बंदा अगर चाहे और ये सोचे कि यार बेचा कितने का था मैंने? 3,000 का, और ये सोचे यार 3,000 में फिर भी मुझे क्या है? वारे में है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या रहेगा? वैलिड। लेकिन अगर ये कहे कि नहीं जनाब मुझे तो कैमरा चाहिए था और इसमें कैमरा ठीक नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवाता हूं? वाइड। तो क्योंकि इसमें जो कंसेंट है वो इसलिए फ्री नहीं है बिकॉज इट हैज बिन कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। और जहां कंसेंट फ्री ना हो, जहां कंसेंट फ्री ना हो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल। तो वाइडेबल में क्या हुआ कि अगर ये चाहे, एग्रीव्ड कौन है? मैं या ये एग्रीव्ड है। अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहे तो कहे ठीक है यार बस ओके है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। और अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहे कि नहीं जनाब मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो इसमें नहीं है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें? ख़त्म, फ़ोन अपना वापस रखें और मेरे पैसे आप मुझे दे दें, तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड। तो एक आपका जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कितने स्टेजेस होती हैं? 2। वो उस वक्त तक वैलिड होता है अनटिल, कब तक जनाब? डिक्लेयर्ड वाइड। और वाइड भी कैसे? एट ऑप्शन किसकी है? एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड। दूसरे बंदे के पास ऑप्शन नहीं है उसको वाइड डिक्लेयर करने की, सिर्फ ऑप्शन किसके पास होती है? एग्रीव्ड पर्सन के पास होती है। ये हो गया वैलिड, वाइड और वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट।
अब किताब खोलिए, डेफिनेशन क्लास देखते जाइए, साथ साथ रिलेट करते जाइए और पढ़ते जाइए। बेसिकली अगर हम सवाल की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो पेपर में जब भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल उसमें ये स्टेजेस लिखनी है हमने, स्टेजेस लिखने के बाद उसकी काइंड्स लिखनी है और वो 2 केस लगाने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान। डेफिनेशन क्लास की अगर हम बात करें कि किस तरह, तो उसमें व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू आर टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. प्रपोजल क्या होता है कि जब कोई शख्स किसी को कहे कि क्या तुम ये काम करोगे या इस काम से रुक जाओगे, तो उसका ये कहना, ये क्या कहलाता है, प्रपोजल। तो प्रपोजल में जो सिंगल वर्ड लाजमी लिखना है वो क्या है, विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो प्रपोजल क्या होता है, विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम एनीथिंग, ये आपका क्या हो गया, प्रपोजल हो गया जनाब। प्रपोजल के बाद नेक्स्ट क्या है कि व्हेन द अदर पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. कंसिडरेशन ऐड होगी तो फिर क्या होगा, वो एग्रीमेंट। मैंने एक जॉब ऑफर की थी, उसकी सैलरी 30,000 रुपीज़ है। हमजा क्या तुम ये जॉब करना चाहते हो? हमजा कहता जी हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ, बट मुझे सैलरी 40,000 चाहिए। अब क्या ये एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? एक्सेप्टेंस तो इसने दे दी है, क्या तुम ये जॉब करना चाहते हो? हाँ मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन 30 नहीं, कितने में, 40 में। अब ये क्या हुआ, सेक्शन 7 कहता है कि ना जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ जनाब जो आप कह रहे हैं वो मुझे कबूल है, और अगर कोई शख्स उसमें कोई कंडीशन रखे तो इट्स कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। ये क्या बन जाती है, काउंटर ऑफर होती है। ये आपकी क्या नहीं कहलाती, ये आपकी, या इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस अगेन कौन देगा, मैं दूंगा, तो क्या बनेगा, ये प्रॉमिस की तरफ चला जाएगा। अच्छा यहीं पर दूसरी चीज़ भी क्लियर कर ले, कौन से वाली चीज़ क्लियर कर ले, जो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, प्रॉमिस के साथ, प्रपोजल के साथ ही इसको क्लियर कर ले। और वो क्या है जनाब, आप गए, आपने कहा जी मुझे शर्ट दे दे, उसने कहा जी शर्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। आपने कहा जी, आपने ऑफर की, मैंने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इसमें ये क्या आ गई, कंसिडरेशन। आप एक रिटेलर है, अथराइज डीलर है, आप ये काम कर सकते हैं, सारे लीगल एस्पेक्ट इसके क्या है, पूरे हैं, तो लिहाजा अब आप पर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, आप जहाँ से जिधर से मर्जी अरेंज करें, मुझे ये पर्टिकुलर जो आइटम आपने इस प्राइस पे लगाया है, मुझे ये आइटम चाहिए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई ही इन्फोर्सेबल एट लॉ है या नहीं है? तो इसका जवाब आया कि ऐसे जितनी डिस्प्ले प्राइसेस होती हैं, दीज आर नॉट प्रपोजल्स, दीज आर नॉट ऑफर्स, इनफैक्ट ये इनविटेशन टू ट्रीट है, या सिंपल अल्फाज में इनविटेशन टू ऑफर। कि उसने कहा कि जनाब अगर कोई आकर हमें ऑफर करना चाहता है तो इस प्राइस पे ऑफर करे। आप जाते हैं, आप उसको उस प्राइस पे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको उस प्राइस पे क्या करते हैं, ऑफर। अगर स्टॉक में अवेलेबल होगा तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो जब आपने जाकर जो स्टेटमेंट दी, दैट वाज नॉट एन एक्सेप्टेंस, सिंपली इट वाज एन ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हुआ, अभी तो आपने ऑफर की है। वो कहते हैं कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक्सेप्ट तो हुआ ही नहीं, ना ये प्रॉमिस बना, ना ये अगली स्टेज पर गया, तो ये उसी स्टेज पर क्या हो गया, रुक गया। तो ये चीज़ जहन में रखें कि ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट में फ़र्क होता है। लेकिन जब कोई ऑफर एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कैसे होनी है जनाब, कैसे, अनकंडीशनली, एब्सोल्यूट तरीके से एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। व्हेन एनी प्रपोजल
इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये क्या बन जाता है जनाब? प्रॉमिस बन जाता है। क्या चीज प्रॉमिस बन जाती है? व्हेन एनी proposal is absolutely and unconditionally accepted it becomes a promise। अच्छा जी, प्रॉमिस के आगे क्या हुआ जनाब? when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। कंसिडरेशन क्या हुई? मैंने कहा हमजा क्या तुमने मेरे लिए ये जॉब करनी है, या तो हमजा ने वो जॉब परफॉर्म कर दी, या प्रॉमिस किया कि जी बिल्कुल मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। इन बोथ केसेस जब किसी शख्स ने ये चीज की या उसका वादा किया, ये क्या होगी आपकी? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, एनीथिंग दैट हैज इंपॉर्टेंस इन द आई ऑफ लॉ इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन भी आ गई। फिर क्या हुआ? कहता जी कि एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। हर वो प्रॉमिस जिसमें क्या हो जाए? कंसिडरेशन ऐड हो जाए, ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। हर वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया एन एग्रीमेंट। और उसके बाद प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आमतौर पर हमारे जनरल जो प्रोमिसेस होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन जो सेल ऑफ गुड वगैरह के होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। सर्विसेज वगैरह के कुछ ऐसे होते हैं जो रेसिप्रोकल नहीं होते। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ डिलीवरी बॉय से मंगवाई, कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो उसने आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है और आपने उसको क्या देना है? पैसे देने हैं। तो ये कौन सा प्रॉमिस हो गया? रेसिप्रोकल, जिसमें एक पार्ट प्रोमिसर ने परफॉर्म करना है और एक पार्ट किसने परफॉर्म करना है? प्रोमिसी ने। इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोथ पार्टीज एट द सेम टाइम आर प्रोमिसर एज वेल एज आर प्रोमिसी। अपने काम की हद तक, डिलीवरी की हद तक वो प्रोमिसर और आप क्या हो गए? प्रोमिसी। पैसों की हद तक आप क्या हो गए? प्रोमिसर और वो क्या हो गया? प्रोमिसी हो गया। उसके बाद आगे फर्दर क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, वो क्या होगा? वाइड, ए बी इनिशियो वाइड, जिसकी कोई कानून में अहमियत है ही नहीं। और एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर or others is a voidable contract, or an agreement enforceable by law is a contract। agreement enforceable at law is a contract, और enforceable at law जो हमने सेक्शन 10 से रेफरेंस लिया, that what agreements are enforceable at law, उसने कहा जी every agreement with the free consent, उसके बाद lawful consideration, lawful object, competency of party जिसमें है और विच हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, वो क्या होगा? इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा। सो ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल एट लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपका इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर पार्टी, और वो वन आर मोर कौन होगा? एग्रीव। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर वो एग्रीव्ड पार्टी उसको कहता है जी ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ना ही वो वाइड है। वो क्या है? वाइड एबल। दोनों स्टेजेस के दरमियान में है। किस चीज की दोनों स्टेजेस के दरमियान में है? वाइड और वैलिड की दोनों स्टेजेस के दरमियान जो आपका हैंग करता हुआ एग्रीमेंट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वाइड एबल एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। कहता है कि जब आप इस वाइड एबल को वाइड करवा देंगे तो सीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? इसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं रहेगा। ये सेक्शन 2
सेक्शन 2 बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है, स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। अगर इस किस्म का सवाल बेसिक लेवल का कभी अगर बेसिक ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो कोशिश करें सेक्शन 2 की हद तक। टोटल कितनी डेफिनेशन है जनाब? को 8-10 डेफिनेशन ही होगी, ज़्यादा तो नहीं है ना? ये 8-10 डेफिनेशन ये लफ्ज ब लफ्ज याद होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हर क्वेश्चन में एडजस्ट होना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन, अगर सब सेक्शन याद ना रहे तो एज पर सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन दिस वे, आप सेक्शन 2 का हवाला देकर उसको क्या कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें जो सिंपल आपका टेस्ट होगा उसमें विदाउट एनी आप कह लें कि कोई एक्सक्यूज़ के बग़ैर जितनी डेफिनेशंस हैं सारी लफ्ज़ ब लफ्ज़, अलॉन्ग विद आपने क्या करना है, इसका दूसरा जो एक और फर्दर स्टेप होगा वो ये होगा कि जो 2 केस ला मैंने दिए, जो लफ्ज़ लिखे थे वो लफ्ज़ ब लफ्ज़। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं इसको क्योंकि वेब जनरेट करूँगा तो वेब जनरेट उसके आंसर को नंबर उसी वक्त देगा कि जब आपके स्पेल भी ठीक होंगे और आपके लफ्ज़ भी ठीक होंगे और आपका सीक्वेंस भी ठीक होगा। 19-20 का भी फ़र्क होगा तो उसको वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। डेफिनेशन क्लॉज की हद तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि आप इसको मोल्ड करें, अपनी तरफ से लिखें और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन नहीं भी आया, पेपर में कोई और सवाल आ गया, आपने डेफिनेशन क्लॉज को क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से उसमें 1-2 डेफिनेशन जो रेलिवेंट थी उसको प्लेस कर दिया, 1-2 केस ला प्लेस कर दिए, क्वेश्चन का हक अदा हो गया। आप इवन 70% क्रॉस कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा, जो लोग पास होते हैं पेपर में 50 के राउंड अबाउट, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंटेंट अच्छा लिखा होता है, टू द पॉइंट होता है, लेकिन उसमें रेलेवेंट जो सेक्शंस और केस लास्ट ना होने के बराबर। जिनके रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं वो 60 और जो रेलेवेंट सेक्शन अलॉन्ग विद केस ला विद द स्टैट्यूटरी वर्डिंग 70 इवन 80 तक मार्क पॉसिबल हैं अगर आप क्या करें, अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसको लिखें। और उसका क्या है कि क्योंकि दरमियान में 2 छुट्टियां भी हैं तो मंडे को जो हमारी क्लास होगी छोटी कोई नहीं होगी, इधर ही केक काटेंगे हम लोग, यौम यकजहती कश्मीर के साथ जो है हम क्या करेंगे वो यकजहती का इजहार करेंगे। तो लिहाजा आप सब लोग तशरीफ़ ले आइएगा, केक आते हुए ले आइएगा, हम मिलकर काटेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी तरफ से केक किसी ने है तो फिर सुबह के टाइम आ जाए तो वो सुबह के टाइम मेरी तरफ से केक होगा, शाम को जो आएगा वो केक लेकर आ जाए। तो प्रपोजल क्या है जनाब? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, विलिंगनेस टू डू आर टू अब्सटेन फ्राम एनीथिंग। और जब कोई शख्स इसके बदले में अपनी विलिंगनेस दे इट इज सेड दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो लफ्ज़ कॉन्ट्रैक्ट ने यूज़ किया वो ऑफर यूज़ किया, प्रपोजल यूज़ किया, प्रपोजल। तो हमने भी कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है? प्रपोजल। ऑफर हमने यूज़ नहीं करनी। जो मोबाइल के हवाले से मैं कर रहा था वो ऑफर थी। ऑफर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल वाइडर टर्म में आता है। तो आप ऑफर दिखेंगे तो आप उसको क्या कर देंगे? लिमिटेड। जनरली द ऑफर्स आर मेड फॉर सेल। जो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो पूरा इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो चुका है, पूरा पार्ट ही निकल गया है। तो लिहाजा आप उसको जहन में मत रखें। जनरल प्रपोजल का लफ्ज़, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन प्रॉमिस में क्या ऐड होती है जब? कंसिडरेशन। इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल एट लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और द एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ आर कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट्स। और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है अगर ये एसेंशियल्स पूरे हों, वाइड हो सकता है अगर वो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं है, और अगर वो इन्फोर्सेबल तो है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर पार्टीज, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट।